नमस्कार दोस्तों, मैं रणदीप वर्मा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गुरुजी पे। हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने बेसिक जो आधारभूत समझ है सिंधु सभ्यता का वो मैंने बताया उसमें। तो आज हम देखेंगे कि प्रमुख स्थलों से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा से जब हमने वहाँ पे खुदाई की, दयाराम शाह ने जब वहाँ पे खुदाई की, उत्खनन हुआ, तो वहाँ से हमें क्या चीज़ मिली है। तो वहीं से अधिकतर प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। अगर पूरा चैप्टर अगर हम पढ़ें तो मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं वो इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि डांसिंग गर्ल, नाचते हुए नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, घोड़े के हड्डी कहाँ से मिले हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जितने भी छोटे बड़े एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट है या जो भी आज तक प्रश्न बने हैं इससे, वो सब यहाँ पे हम लिख लिए हैं आपको बताने के लिए। प्रीवियस ईयर वगैरह जितना भी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जितना भी प्रश्न बना है। तो चलिए एक एक करके हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, हड़प्पा स्थल की। तो हड़प्पा स्थल जो है ये वर्तमान में पंजाब में स्थित है। पंजाब ये पाकिस्तान वाला पंजाब है और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी, यानी उत्खनन किया था। और यहाँ से जो हमें प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए वो है ताबूत प्राप्त हुए हैं और विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल अन्नागार, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अन्न रखा जाता, अन्न भंडार, यानी कि अन्न यहाँ पे चावल हो गए, गेहूँ हो गए, जौ हो गए, ये सब रखे जाते थे। तो सबसे बड़ा कहाँ से मिला तो सब जगह से है, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ से मिला है तो विशाल अन्नागार हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक, हड़प्पा के स्थल से मिला है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लिखा हुआ है R37 कब्र। तो R37 नाम का एक कब्र भी हमें हड़प्पा से मिला है। R37 कुछ नहीं, एक कब्र का नाम दे दिया गया है, बस वही है। तो बस यही आपको दिमाग में रखना है कि R37 जो कब्र है वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हमारा हड़प्पा से। ठीक है, उसके बाद कांसे का दर्पण, ये भी बहुत बड़ी प्रश्न बन चुका है एग्जाम में कि कांसे का दर्पण। कांसा आपको पता होगा, तांबा और टिन को जब हम मिलाते हैं तो उससे एक अलग मेटल का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं कांस्य कहते हैं। ठीक है, तो कांस्य की जो दर्पण है, शीशा ऐनक जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो मिली है कहाँ से हमें, हड़प्पा से। और एक चीज़ और आप इस चीज़ यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जिसको खोजा गया था। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एक और नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, उसके बाद मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में ये भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंध वाले क्षेत्र में, सिंधु नदी के किनारे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, जो हड़प्पा है ना वो रावी नदी के किनारे। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि हम सिंधु सभ्यता इतनी बार पढ़ रहे होते हैं, सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो हमारे दिमाग में सिंधु नदी बैठ चुका होता है। तो जब भी एग्ज़ाम में पूछता है कि हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हम सबसे ऊपर फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा सिंधु नदी। यहीं पे गलती करते हैं। तो याद रखना है कि जो हड़प्पा स्थल है वो मिला है रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में, ये दोनों जो प्रमुख स्थल हैं और वर्तमान में या हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये दोनों जो है वो राजधानी के रूप में भी जाने जाते थे, या इसे इतिहासकारों ने राजधानी बताया है कि सिंधु सभ्यता की ये दोनों राजधानियाँ हुई होंगी, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े स्थल हैं और बहुत ही विकसित स्थल थे। तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। सबके डेट आपको याद नहीं रखने, बस ऊपर के दो याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये शुरुआती दौर था जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारियाँ मिलनी थी और हमने इस स्थल को खोजना स्टार्ट किया था। तो कब किया था, 1921, और जस्ट एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल को राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे खोजा था। अब यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं जो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, हर एक चीज़ आपको याद रखना है। सबसे बड़ा स्नानागार, तो यहाँ पे हमने देखा कि हड़प्पा से हमें मिला है सबसे बड़ा अन्नागार और मोहनजोदड़ो से हमें मिला है सबसे बड़ा स्नानागार। ठीक, नृत्य करने वाली लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल एक मिली है। ठीक है, डांसिंग गर्ल एक मिली है यहाँ से, यानी कि नृत्य करने वाली नृत्यकी एक मिली है। उसकी एक दिख रहा होगा आपको, साइड में एक फ़ोटो दिख रही होगी, वही मिली है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से। उसके बाद यहाँ पे मिला है दाढ़ी वाले आदमी, इसको बियर्डेड मैन भी कहते हैं या फिर पुरोहित नाम से भी
एग्ज़ाम में आपका प्रश्न बनेगा कि पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है। ठीक है, पुरोहित, ये दाढ़ी वाले, इसको मैन भी, आदमी भी कहा जाता है, बियर्डेड मैन भी कहा जाता है, और पुरोहित नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये भी मिले हैं हमारे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद बेलनाकार सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलनाकार सील मिली है। बेलनाकार सील मतलब क्या कि अभी वर्तमान में जैसे कि हम जाते हैं कचहरी वगैरह में तो स्टाम्प लगाते हैं, तो स्टाम्प दो तरीके के होते हैं। एक तो अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ यूज़ होता है, हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे लेके ऐसे ठप्पा लगाते हैं। लेकिन पहले जो थे मोहनजोदड़ो वाले क्या करते थे कि बेलनाकार, जैसे कि मान लो ये सील है, इसमें प्रिंट है, इसको हम ऐसे करके चला दिए तो सारा जो भी इसमें छपा हो प्रिंट हो गया। तो बेलनाकार सील कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं भाई, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे खिलौने मिले हैं, यानी कि जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो खिलौने वगैरह बनाने में दक्ष थे, उनमें बनाना आता था, इस वजह से यहाँ पे मिट्टी के खिलौने मिले हैं। और एक महाविद्यालय का भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से हमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब, ये भारत वाला पंजाब है, ये भारत का जो पंजाब है वहाँ से मिला है। सतलुज नदी के किनारे इसकी खनन की गई थी। ठीक है, इसके जो खननकर्ता थे वो थे योगदत्त। योगदत्त 1953 से लेकर 55 के बीच में इनकी खुदाई हुई और हमें रोपड़ के बारे में पता चला, इसकी खुदाई हुई। यहाँ पे क्या मिले थे, कुत्ते के साक्ष्य मिले यहाँ पे। तो सिंधु घाटी के सब लोग जो थे वो कुत्ते पालते थे, ऐसा हमें जो साक्ष्य मिला है वो मिला है रोपड़ से। ऐसा हमें जो एविडेंस मिला है वो रोपड़ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, पीसीएस के एग्जाम्स में खासकर, कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, तो आपको बताना है कि रोपड़ से मिली है। ठीक है, फिर शंख की चूड़ियाँ मिली हैं। शंख की चूड़ियाँ जो हाथ के जो होते हैं, या फिर शंख जो होता है, जो अभी अभी आपको देखने को मिल सकता है, अभी हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग पहनते हैं शंख की चूड़ियाँ, हमारी जो महिलाएं हैं। तो शंख की जो चूड़ियाँ वो भी मिली हैं, और भी बहुत कुछ मिले हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, तो कुत्ते और तांबे की कुल्हाड़ी, ये शंख की चूड़ियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि यहाँ से उतना प्रश्न बनता नहीं है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो उन चीज़ों पे फोकस करो कि जो यूनिक हो, जो हर एक जगह पे नहीं मिला है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कहीं पे कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी मान लेते हैं कि सब जगह से मिली है, तो सब जगह से तो प्रश्न बनेगा नहीं। तो यूनिक चीज़ें फोकस करना है कि कौन से जगह पे कौन सी खास चीज़ें मिली हैं। जैसे कि हमने बताया कि डांसिंग गर्ल, नर्तकी कहाँ से मिली, नर्तकी केवल मोहनजोदड़ो से मिली है, तो प्रश्न बनने के चांस बन जाएंगे कि हाँ भाई मोहनजोदड़ो से मिली है। अब मान लेते हैं कि नर्तकी रोपड़ से भी मिली होती, मोहनजोदड़ो से भी मिली होती, हड़प्पा से भी मिली होती, और भी जो साइट है यहाँ पे धौलावीरा है, बालाकोट है, डाबरकोट है, इन सब जगह से मिली, तो वहाँ से प्रश्न बनने के चांस नहीं है। तो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलिए। ठीक है, और वही चीज़ पर फोकस कीजिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, और जो सब जगह नहीं मिला है, जो खास चीज़ें वही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो शंख की चूड़ियाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चूड़ियाँ और जगह से भी मिली है। ठीक है, तो ये पूछेगा नहीं आपसे। फिर आते हैं हमारे लोथल में। लोथल से क्या मिली है हमें, तो लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थित है ये, और ये भोगवा नदी के किनारे है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है कि लोथल जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। रंगानाथ राव ने 1955 से लेकर 1962 के बीच में इस स्थल की खोज की थी। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख चीज़ें हमें मिली है वो मिली है बंदरगाह। यहाँ पे बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह के हमें साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह के साक्ष्य मिलने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो एरिया है अहमदाबाद का जो साइड है वो समुद्र के तट के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे बटन वाले सील मिले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके के सील सिंधु घाटी के लोग यूज करते थे, एक तो बेलनाकार, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, और एक मिला है यहाँ पे बटन सील, वही ठप्पा वाला जो अभी वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं, कचहरी वगैरह में आप देखे होंगे जो ऐसे करके मारते हैं वो। तो बटन वाला सील मिला है लोथल से, और आपको याद रखना है कि जो बेलनाकार सील है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हवन कुंड मिले हैं। अच्छा, हवन कुंड मतलब कि जैसे हवन वगैरह होते थे तो ऐसे एक देखोगे आग में, यहाँ बीच में आग जल रही होती है और उस पर पंडित जी धूप वगैरह डालते हैं, उसमें से फिर आग निकलती है। तो हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि जो इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो काफ़ी धार्मिक थे, पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, और समय समय पर पूजा पाठ भी करते थे, हवन वगैरह करते थे। इस वजह से यहाँ पर हमें क्या मिला, हवन कुंड की भी एविडेंस प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर चित्रित जार मिले हैं। जार मतलब कि जो ऐसे जार होते हैं ना, एक ये ऐसे करके जार जो बने होते हैं सजावटी घर में, हमने देखा होगा अपने अपने घर में,
सजावट के तौर पे भी हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जार मिले हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख उनका जो भोजन था वो था गेहूँ और जौ। पूरे स्थल में गेहूं और जौ के ही साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य केवल 2 जगह से मिले हैं, ठीक है। तो एक जगह तो अभी आपको मैंने बता दिया कि ये मिला है आपका लोथल से। चावल के कुछ साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, क्योंकि ये यूनिक हो गया, क्योंकि चावल हर जगह से नहीं मिला है। तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस आपके बन जाते हैं, और बने भी हैं पीसीएस के एग्जाम्स में या छोटे बड़े एग्जाम्स में। चावल के साक्ष्य में यहाँ से मिले। फिर हाथी दांत और युगल समाधियाँ, हाथी के दांत भी मिले, क्योंकि ये बंदरगाह था। लोथल जो था वो बंदरगाह था एक, तो वहाँ से हाथी दांत के व्यापार दूसरे देशों के साथ हुआ करता था। इस वजह से यहाँ पे हाथी दांत भी मिले हैं, ठीक है। युगल समाधियाँ, अब देखिए युगल समाधियाँ क्या है। सिंधु घाटी में जो शवों को जो क्रियाक्रम जो उसका होता था वो 3 तरीके से होते थे। एक तो उनको जला दिया जाता था, एक उनको दफना दिया जाता था, और एक जो है मतलब कि दफना तो जाता था, लेकिन साथ में एक और उसके साथ शव को दफनाया जाता था। जैसे उस समय की ऐसी मान्यता है कि उस समय भी सती प्रथा जैसी कुछ हुआ करती थी, जिस वजह से जो है अगर पति का देहांत हो जाता है तो उसके साथ में पत्नी को भी साथ में डाल के, या हम कह सकते हैं कि उनको किसी तरीके से जिंदा या फिर मार के, जिस तरीके से भी हो हमें पता नहीं, तो साथ में 2-2 शव देखने को मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? यहाँ पे ये लोथल से मिले हैं, ठीक है। युगल समाधियाँ, यानी कि एक शव के साथ अगर ये जैसे ताबूत अगर है, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, अगर ये ताबूत है तो यहाँ पे अगर एक शव है तो यहाँ बगल में उनके एक और शव हुआ करते थे, ठीक है। आपको इमेज दिख रहा होगा। तो 3 तरीके के शव होते थे। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा में शवों को जलाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में शव को दफनाया जाता था, ठीक है। और जो लोथल है, यहाँ पे शव के साथ एक और शव देखा गया। जितने भी यहाँ पे कब्र मिले हैं, कब्र मिले हैं, वहाँ पे ये देखा गया कि प्रत्येक शव के साथ एक और उसके साथ शव है। यानी कि जो एक कंकाल, अभी तो शव मिलेंगे नहीं, अभी तो कंकाल हमें मिलेंगे, तो हर एक कंकाल के साथ एक और कंकाल हमको वहाँ देखने को मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि युगल समाधियाँ, यानी कि जो शव के साथ एक और शव दफनाने की जो प्रथा है वो भी हमें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है, ठीक है। अब देखते हैं कालीबंगा। जो कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काली मतलब काला और बंगा मतलब बैंगल्स, यानी कि चूड़िया। तो यहाँ से हमें मुख्य तौर पर चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ नामक जगह पे है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये स्थल की खोज हुई है। बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में इसकी खोज की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल 2 है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, ठीक है। ये स्टार्टिंग के थे, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि कब, डेट भी पूछ लिया जाता है और इनके खोजकर्ता भी पूछ लिए जाते हैं। तो खोजकर्ता बहुत सारे थे, प्रत्येक में बहुत सारे लोगों ने मिलकर खोजा है। तो जो प्रमुख लोग थे जो इनको लीड कर रहे थे, उनका नाम यहाँ पे हमने लिखा है। तो इनको खोजा है बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में। अगेन मैं कह रहा हूँ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रखना चाहेंगे तो रखेंगे, वरना मत रखिए, डेट नहीं पूछता है। चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है कालीबंगा। तो यहाँ से क्या मिली? हमें मिलेंगी चूड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मतलब कि जैसे कि खेती बाड़ी जब होती है तो खेत में जो खेत जब जूता जाता है, जब हल बैलों से या फिर हल के थ्रू जब खेत जूतते हैं, तो वहाँ पे ऐसे मान लो कि कोई खेत है, ठीक है, ये खेत है कोई, ये ऐसे करके क्यारियाँ बनी होती हैं, ठीक ना, गाँव में आपने देखा होगा। तो इस तरीके के जो चिन्हासी है, चिन्ह है, वो हमें जूते हुए खेत के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। ये भी यहाँ से प्रश्न बन चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी जो है वो हवन कुंड मिले। अब देखिए हवन कुंड यहाँ से भी मिला है और हवन कुंड यहाँ से भी मिला है, ठीक है, और हवन कुंड कहीं से नहीं मिला है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा आपसे कि किन किन जगहों से हवन कुंड मिला है, तो बताना है आपको कालीबंगा और फिर लोथल से हवन कुंड मिला है, ठीक है। ऑप्शन दे के आपसे पूछा जाता है कि हवन कुंड किन किन जगहों से मिला है, तो लोथल और कालीबंगा से मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। तो ऊँटों से जो सिंधु घाटी के लोग थे वो परिचित थे। यहाँ से हमें क्या मालूम चल रहा है? अगर ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं तो इसका मतलब है कि उनके वो ऊँट से उनका सामना हुआ होगा, या फिर वो ऊँट को जानते होंगे कि ऊँट है, एक ऊँट कोई जानवर है, ठीक है। तो ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं, और भी बहुत कुछ मिले हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि भूकंप के साक्ष्य मिले हैं।
बहुत से इतिहासकारों का कहना था कि जो जो हड़प्पा सभ्यता है उनका विनाश जो है वो भूकंप के कारण हुआ है। ठीक है, अलग अलग थ्योरी हैं। कोई कहते हैं कि भूकंप की वजह से हुआ है, किसी का कहना है कि वहाँ पे भूखमरी हो गई थी, किन्हीं का कहना है कि प्राकृतिक आपदा हुई थी, किन्हीं का कहना है कि बाढ़ से हुआ है। ठीक है, किन्हीं का कहना है कि वहाँ पे कोई उल्का पिंड गिरा था और ये पूरा सभ्यता ख़त्म हो गई थी। तो उन्हीं सब थ्योरी में से एक और जो हमारी थ्योरी है कि भूकंप से ये सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो इसी के आधार पे जो एक विदेशी इतिहासकार थे उनका कहना है कि जो सिंधु सभ्यता की पतन हुई थी वो भूकंप के कारण हुई थी। ठीक है, और भूकंप के साक्ष्य हमें मिलते हैं कालीबंगा से। उसके बाद हम देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात कच्छ ज़िले में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ ज़िले में, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, नदी भी कभी कभी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। घग्गर नदी के किनारे है। जेपी जोशी ने इनका खनन किया था, यानी कि इनको खोजा था, खोजकर्ता थे इनके जेपी जोशी। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? यहाँ से मिले हमें बैल और नग्र मानव द्वारा संचालित, यानी कि एक खिलौना मिला है जो कि बैलगाड़ी है और उससे जो चला रहा है वो एक मानव है, एक इंसान है जो कि नग्न अवस्था में है। ठीक है, उनके शरीर पे वस्त्र नहीं है। खेल का मैदान यहाँ से मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और सबसे बड़ा अभिलेख यानी कि पत्थरों पे कुछ लिखी हुई, जिसको हम कहते हैं अभिलेख, वो मिली हुई है हमें धौलावीरा से। ठीक है, और जल निकासी और नालियाँ, मतलब कि जल निकासी और नालियाँ का एकदम सुदृढ़, बहुत अच्छे तरीके से उनको निकालने की जो व्यवस्था थी वो हमें धौलावीरा में देखने को मिलती है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद बनवाली जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है, फतेहाबाद वाले जगह पे है। और इनकी जो खोज करता थे वो थे डॉक्टर आर एस बिस्ट। यहाँ से क्या मिले? यहाँ से मिले हैं मिट्टी के हल। अब अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन चुका है बहुत बार कि मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं। अब देखिए, जूते हुए खेत हमें मिले थे कहाँ से? हमें मिले थे जूते हुए खेल कालीबंगा से। ठीक है, जूते हुए खेत हमें मिले थे कालीबंगा से। और मिट्टी के जो हल मिले हैं वो मिले हैं हमें बनवाली से। तो पूछेगा आपसे, पूछा भी है एग्जाम्स में कि मिट्टी के हल मतलब कि मिट्टी के खिलौने वाले हल। ठीक है, ओरिजिनल मतलब मिट्टी के हल तो ऑफकोर्स हो तो सकता नहीं है, क्योंकि मिट्टी के हल से खेत जुताई हो नहीं सकती है। मिट्टी के हल से तात्पर्य यह है कि खिलौने मिले थे, मिट्टी के हल के खिलौने मिले थे। तो पूछता है कि मिट्टी के हल कहाँ से मिले थे। फिर वास्तविक हल भी मिला यहाँ से, यानी कि ओरिजिनल जो हल होता है खेती करने के लिए वो भी यहाँ से मिला है। ठीक है, फिर मछली पकड़ने की तांबे की बंसी मछली पकड़ने की बंसी मिली है, यानी कि जो मछली पकड़ने की जो बंसी होती है वो भी यहाँ से मिली है। ठीक है, और भी बहुत कुछ यहाँ से मिला है। तो मेन आपका कौन सा यहाँ पे मिट्टी के हल आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि कहाँ से प्राप्त हुई है। फिर हम देखते हैं राखी गिड़ी से आपको ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये भारत में मिला हुआ सबसे बड़ा स्थल है। यानी कि पूरे सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ा स्थल है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। उसमें से भी अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन अगर हम भारत में बात करें कि भारत में जितने भी स्थल मिले हैं, जितने भी साइट्स मिले हैं, उनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा स्थल है भारत में मिलने वाले स्थलों में से। तो यहाँ से पहला तो आपका यही प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो हरियाणा में है, हिसार वाले ज़िले में, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अमरिंदर नाथ ने इनकी खोज की थी। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ से आपको याद रखने वाली चीज़ है कि मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और खिलौने मिले हैं। सबसे बड़ी स्थल, तो यहाँ से जो हमें वस्तु मिली है, जो साक्ष्य मिले हैं वो कुछ खास नहीं मिले हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है कि क्या मिला है। यहाँ से बस एक प्रश्न आपका बनेगा कि राखीगढ़ी के बारे में, कि राखीगढ़ी जो है वो भारत की सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है सिंधु सभ्यता के में से? तो आपको बताना है राखीगढ़ी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिख भी रखा है कि सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ी स्थल है यहाँ पे जो भारत में मिला है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं यहाँ पे हम 4 और हमारे पास प्रमुख स्थल हैं। देखिए, स्थल बहुत सारे मिले थे, बहुत सारे साइट्स मिले थे सिंधु सभ्यता में। अभी वर्तमान में 1500 प्लस जो है वो मिल चुके हैं। और वर्तमान में भी राखीगढ़ी हो गए और धौलावीरा, ये सब में खुदाई जारी है। तो भी अगेन अभी हमें भविष्य में और भी स्थल इसके मिल सकते हैं। तो हमें सब नहीं पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न भी नहीं बनता है। हमें प्रश्न बस वहीं से बनता है जो कि प्रमुख स्थल हैं इनके। तो प्रमुख 10 से 12 स्थल हैं वो
और उनसे क्या हमें मिला है वो एग्ज़ाम्स में हमसे पूछा जाता है, तो वही हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सारा का सारा हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न भी नहीं बनते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर स्थल कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर स्थल है। हमने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपका यूपी इधर वाला जो त्रिभुजाकार जो शेप बनता है ऐसे करके, सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार एक शेप बनाता है ये। तो यहाँ सबसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो जो पूर्व वाला जो स्थल है, पूर्वी स्थल है, वो है हमारा आलमगीरपुर। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है। ठीक है, तो उत्तर में मांदा हो गया, दक्षिण में आपका दाइमाबाद हो गया, पश्चिम में आपका सूतकांगेडोर हो गया और पूर्व में आपका हो गया आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे है। ये भी एग्जाम से पूछा जा चुका है कि आलमगीरपुर जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे वाई.डी. शर्मा। वाई.डी. शर्मा ने इनकी खोज की थी। अब यहाँ से जो प्रमुख हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं रोटी बेलने की चौकी। तो जो अभी रोटी जिसमें हम लोग मम्मी जो हमारी बेलती हैं, हमारे जो माताएं बेलती हैं रोटी, जो गोल सा होता है जिसको चौकी बोलते हैं, वो मिले हैं हमें यहाँ से। ठीक है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर में हिंड नदी के किनारे स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, उसके बाद चन्हुदुरो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। ये मिला है सिंध नदी के किनारे, ये पाक में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो पाकिस्तान में जो प्रमुख स्थल है वो मैंने बता दिया आपको, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और यहाँ पे एक याद रखेंगे आप चन्हुदुरो या चन्हुदुरो भी इसको हम बोलते हैं। तो ये सब पाकिस्तान में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो दोनों, और जो स्टार्टिंग में ही जो खोज कर लिया गया था, वो दोनों के दोनों पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो चन्हुदुरो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो खोज कर रहे थे वो थे अनरेस्ट मैक और मजुमदार। ये दोनों मिल के इनकी खोज की गई थी इनके द्वारा। अब यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिला है बहुत हमें। यहाँ से मिला है मनके बनाने का कारखाना। मनके यानी कि मोतियाँ बनाने की जो कारखाना थी वो हमें मिली है चन्हुदुरो से। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ यहाँ से आप एक याद रखेंगे कि जितनी भी साजो सज्जा की सामान है महिलाओं द्वारा जो यूज की जाती थी, जैसे कि लिपस्टिक हो गए, काजल हो गए, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिली है? हमें चन्हुदुरो से मिली है। कंघी मिली है, हाथी दांत की कंघी मिले हैं, लोहे की लोहे से तो परिचित वो नहीं थे, तांबे की कंघी मिली है, हाथी दांत की कंघी मिली है, लकड़ी की कंघी मिली है, लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है। ये सारी चीज़ें हमें चन्हुदुरो से मिली है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बनता है कि महिलाओं द्वारा यूज किया गया, महिलाओं द्वारा यूज करने वाला जितने भी साजो सज्जा का सामान है वो कहाँ से मिला है? तो आपका आंसर आएगा चन्हुदुरो। कहीं भी अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए कि जो भी मेकअप की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिली हैं, तो बस आप चन्हुदुरो पे टिक कर देंगे। ठीक है, कि चन्हुदुरो से ही सबसे ज़्यादा मेकअप की सामानें मिली हैं जो कि महिलाएं यूज करती हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि वहाँ उस समय जो लोग थे वो कितने इंटेलिजेंट थे, वो कितने दूरदर्शी थे, और इन सब चीज़ों पर भी वो, अब आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि आज भी हम कितना फैशन को एडमायर करते हैं, तो उस समय भी ऐसा था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता है वो एक डेवलप्ड सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। उसके बाद है हमारा रंगपुर। 11वें नंबर पे है रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, भादर नदी के किनारे, अहमदाबाद में। ठीक है, इसके जो खोज करते थे वो थे रंगानाथ राव। रंगानाथ राव ने इनकी खोज की थी। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, धान की भूसी मिली है। ठीक है, और ज्वार और बाजरा मिला है। तो जो धान की भूसी यहाँ से मिली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बताया था लोथल में हमें क्या मिला था? चावल मिला था। ठीक है, लोथल में हमने बताया था आपको कि चावल मिले हैं, और रंगपुर में मिला है धान की भूसी। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो गेहूँ, उनका जो मुख्य आहार था वो था गेहूँ और जौ। ठीक है, वो चावल यूज़ नहीं करते थे, तो इसलिए चावल कहीं कहीं केवल 2 जगह ही हमें मिले हैं। एक तो मिला है हमें लोथल में और एक मिला है हमें रंगपुर में।
तो लोथल में हमें चावल के ही साक्ष्य मिल चुके हैं डायरेक्टली, और जो रंगपुर है वहाँ धान की भूसी, यानी कि वही चावल, धान से तो चावल निकलती है, तो वहाँ से हमें धान की भूसी मिली है। तो धान की भूसी अगर आपसे पूछे कहाँ से मिली है तो बताना है आपको रंगपुर से मिला है, ठीक है। और ज्वार और बाजरा भी यहाँ से मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ये कि धान की भूसी कहाँ से मिला है। फिर हमारा जो अंतिम है वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा भी एक प्रमुख स्थलों में गिना जाता है, और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। गुजरात के कच्छ वाले ज़िले में स्थित है, जहाँ पे लूनी नदी विलुप्त हो जाती है, और इस सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, ये नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। इनके जो खोजकर्ता थे वो थे जेपी जोशी, और यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है और तराजू मिली है, यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। जिस तरीके से सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उसी तरीके से सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, वो घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे। कहीं पे भी हमें घोड़े नहीं मिले। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, कुत्ते की हड्डी मिली है, बुल मिले हैं, पशु मिले हैं, सब मिले हैं, लेकिन घोड़े की हड्डी, घोड़े का साक्ष्य हमें कहीं नहीं मिला है, बस एक जगह को छोड़ के सुरकोटदा। यानी कि सुरकोटदा के जो लोग थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एक लोग जो थे वो घोड़े से परिचित थे, बाकी अधिकतर लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो आपको यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली है, तो सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ मिली है। और यहाँ से एक प्रमुख स्थल मिला है तराजू, तो तराजू यहाँ से प्रमुख स्थल मिला है। और तराजू का जो नापने का जो पैमाना होता था, जो वजनी होते थे, वो सारे जगहों से एक बराबर ही मिली है, मतलब कि 16 के अनुपात में, 16 के गुणज के अनुपात में सारे स्थलों से मिली। तो ये एक खास विशेषता हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देख सकते हैं कि मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट था और जितना भी वर्तमान में प्रश्न बने हैं एग्ज़ाम्स में, यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बने हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया है। और सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है, धौलावीरा कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, हड़प्पा कहाँ पे है, किस नदी के किनारे, वहाँ से क्या प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से आप भी लिख के समझ के 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मोटिवेट हो सकूँ और मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ, क्योंकि बहुत ही लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।